हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमन और आप देखते हैं शुरू कर चुके हैं हमारे एजुकेशन चैनल टॉक विद नमन। देखिए बार फिर से मैं आपके सामने वीकली करंट अफेयर्स का एक नया एपिसोड लेके आ गया हूँ। एपिसोड 13 है ये, ठीक है। और बाकी ये 12 एपिसोड हमारे चैनल पे पड़े हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर वो आप एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस या यूपीएसआई, यूपीएससी, बैंकिंग या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी ये वीडियो, ठीक है ना। तो आप को पता होगा कि हमारे चैनल पे एक वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, जिसमें हम पूरे हफ्ते की जो भी दैनिक समसामयिक की होती है उनकी एक वीक मतलब एक डीप एनालिसिस लाते हैं वीकली, ठीक है ना। तो उसी के उस पर एक आज एपिसोड 13 है और इस पर हम आपसे बहुत सारी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। पहली न्यूज़ जो निकल के इंपॉर्टेंट, जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग, इनका नाम जो है वो सबने सुना होगा होपफुली। आज जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको एक अवार्ड मिला है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद सेकंड जो हमारी न्यूज़ है, की न्यूज़ है, जो वो प्रवासी रोज़गार ऐप लॉन्च हुआ है। क्या है प्रवासी रोज़गार ऐप और किसने लॉन्च किया है, कितना ज़्यादा ये मज़दूरों के लिए बेनिफिट साबित हो गया एक तरह से, उसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है ना। ब्लैक रोल मेलवेयर, ये क्या है मेलवेयर और किस तरह से अफेक्ट करेगा आपके सिस्टम को, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेंगे। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। नेल्सन मंडेला 2020 अवार्ड, नेल्सन मंडेला के नाम सबको ही जानते होंगे, ठीक है ना, इसके बारे में भी बात कर लेंगे। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या है ये और चर्चा में क्यों आया, इसके बारे में बात करेंगे। और भी कई चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है ना, कई न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन नहीं किया है, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको डेली करंट अफेयर्स और वोकेबलरी हो गई और भी जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, द हिंदू के आर्टिकल्स वगैरह, वहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं, ठीक है ना। और आज 26 जुलाई, आज एक स्पेशल डे है, कारगिल विजय दिवस है आज, ठीक है ना। और उस पर मैंने एक वीडियो पोस्ट कर दी है हमारे चैनल पे, समथिंग ये 1 डेढ़ बजे के आसपास अपलोड की थी, ठीक है ना। तो आप उसको भी जाके वहाँ देख सकते हैं। वो एक तरह से आपको एनिमेटेड वीडियो, मैंने कोशिश की आपको एनिमेटेड फॉर्म पे देने की, तो आपको अच्छी लगे होपफुली, है ना। उसमें बहुत डीप में जाके हमने जो है वो देखा है। हालांकि वो हमारा कंटेंट नहीं है, मैं इसको बोलता हूँ, ठीक है ना, एक्सेप्ट करता हूँ कि वो हमारा कंटेंट नहीं है, लेकिन बहुत जगह से, अलग अलग जगह से रिसर्च कर करके हमने वो कंटेंट निकाला है, ठीक है। तो आप जाके वहाँ पे देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहली न्यूज़ है, हाल ही में लेंचेट ने भारत और दुनिया में जनसंख्या रुझान 2021 जारी किया है। क्या है भाई ये जनसंख्या रुझान और क्या ये लेंचेट है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, भारत और दुनिया में जनसंख्या का रुझान 2021 जो जारी हुआ है, देखिए पहले आप समझ लीजिए लेंचेट क्या है। लेंचेट एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स है, मतलब डॉक्टर का एक समूह है, डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स का एक समूह है जो रिसर्च करते हैं, ठीक है ना। ये समूह कहाँ का है, ये यूएसए के डॉक्टर हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के डॉक्टर हैं, जिन्होंने एक एनालिसिस करके एक ये जो जनसंख्या रुझान 2020 है रिपोर्ट एक तरह से जारी की है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बारे में क्या बताया गया, इसके बारे में बताया गया है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़, यानी कितने लोग हैं जो यूज़ कर रहे हैं नेचुरल एक तरह से चीज़ों का, अलग अलग लोग जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो पानी हो चाहे वो किसी भी चीज़ का है, तो उनके आसार जो घटने वाले हैं, ठीक है ना, चांसेस जो कम होने वाले। देखिए, आप एक लेवल पे आप इन्वायरमेंट सेव की भी बातें कर रहे हैं, सेव इन्वायरमेंट इस तरह की भी बातें कर रहे हैं, ठीक है। और उनका भी एक तरह से बहुत आपने सुना होगा कई जगह ज़मीनें धंस जाती हैं, तो ये हम ही इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं और उनका फिर ख्याल नहीं रख पाते हैं, तो इन सब चीज़ों के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें जनसंख्या क्या क्या रोल है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताया गया है इसमें। अब देखिए, 2017 की रिपोर्ट्स के अनुसार क्या था कि 1.38 बिलियन लोग इस तरह की चीज़ों का यूज़ कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन ये 2000, इनकी रिपोर्ट के अनुसार 2048 में, कब, 2048 में ये जनसंख्या घट के 1.38 से घट के 1.6 बिलियन पे आ जाएगी। और इन्होंने और आगे का भी आंकड़ा बता दिया, इन्होंने बोला कि 2100, यानी अभी 2020 चल रहा है और जब 2100 आएगा तो 1.09 बिलियन रह जाएगी, मतलब लोग रह जाएंगे इस तरह के जो यूजेस करते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये आप देख सकते हैं एक द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ की पेपर की कटिंग है। और इसके बारे में डीप में जानना हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको उसके लिए डीप में इसको एक अलग टॉपिक के रूप में इसको ला के आपको सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। भारत अपना पहला विदेशी रणनीतिक
पेट्रोलियम रिजर्व अमेरिका में स्थापित करेगा। अब ये आपके लिए एक थोड़ा सा वैसा शब्द होगा कि रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या होता है। देखिए, भारत अपने यहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व करता है, पेट्रोल के और डीजल के रिजर्व करता है, ताकि हमें भविष्य में कोई भी दिक्कत हो तो उसके बारे में हम पहले से प्रिपेयर रहें, ठीक है ना। वर्तमान में भारत के पास लगभग 11 मिलियन मैट्रिक टन, कितना, 11 मिलियन मैट्रिक टन तेल का रिजर्व है, ऑलरेडी तेल का रिजर्व है, ठीक है ना। और वहीं अगर हम यूएसए की बात करें, ठीक है, यूएसए के बारे में बात कर लेते हैं। यूएसए क्योंकि अभी 2 ही 3 जो कंट्री है वो चर्चा में है। यूएसए के बाद 750 मिलियन मैट्रिक टन है, कितना है, 750 मैट्रिक टन है। अब चाइना की बात करते हैं तो चाइना के पास 550 मिलियन मैट्रिक टन है, इतना रिजर्व है। हमारे पास कितना है, 11 मिलियन मीट्रिक टन, और यूएसए 750 और चाइना 550 पे है, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम बताते हैं अमेरिका में तेल रिजर्व को क्यों स्थापित करेगा। क्योंकि देखिए, अभी आप समझ रहे हो कि चाइना जो है वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग कंट्री, मतलब बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, वो अलग अलग जगह से हमें घेरने की कोशिश कर रहा है, एक तरह से भारत को वो बंद करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत ने भी बाहर से उसके ऊपर लगा रखा है, घेराबंदी कर रखी है, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ को सपोर्ट कर करके भारत वहाँ पे भी अपना स्थायी, मतलब आधिपत्य स्थायी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम हुई और हमारे जो बाहर से तेल का आयात होता है, अगर वो किसी तरह से प्रॉब्लम आया, ठीक है ना, तो अब क्या हो रहा है कि भारत बाहर पे अमेरिका में करेगा, तो अब ये होता है कि अगर आप किसी भी देश में कोई भी रिजर्व करते हैं तो फिर उस देश की ये होती है गारंटी कि वो जब भी हम मांगेंगे तो वो हमें ला के देगा, ठीक है ना। तो इन फ्यूचर अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आई तो चाइना अगर हम पे हावी होने की कोशिश करेगा और हमारे पास तेल की प्रॉब्लम हो सकेगी, तो यूएसए में जो हमने रिजर्व कर रखे हैं वह हमें खुद देने आएगा तेल। और इससे दो बेनिफिट होंगे, एक तो हमारे पास तेल आ जाएगा, दूसरा जब यूएसए आएगा और यूएसए के जहाज़ों पर या किसी भी तरह जिनमें वो आएगा तेल, उन पर अगर चाइनीज़ ने अटैक किया तो एक तरह से यूएसए भी इंक्लूड हो जाएगा उस वॉर में और वो हमारी मदद कर सकेगा, ठीक है। तो ये इसीलिए इसको रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बोला गया है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि भारत में पेट्रोलियम रिजर्व है कहाँ कहाँ। देखिए, भारत में अलग अलग जगहों पर पेट्रोलियम रिजर्व है। देखिए, एक विशाखापत्तनम में है, दूसरा मैंगलोर में है और तीसरा पदुर कर्नाटक में। कितना, इन तीनों पे जगहों पर कितना है, 5.33 मिलियन मैट्रिक टन है। और दूसरी चीज़ क्या है, उड़ीसा और पदुर, यही कर्नाटक वाला, इसमें अब नए पेट्रोलियम रिजर्व स्थापित करने की कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट, और वो 6.33 मिलियन मैट्रिक टन होगा। देखिए, मतलब 1 2 3, यानी विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पदुर, ये 3 पहले से थे, और उड़ीसा और पदुर में दोबारा से 2 बन रहे हैं, 2 नए, तो 3 2 5, हमारे पास टोटल कितना हो गया, 11 मिलियन मेट्रिक टन हो गया, ठीक है ना। तो अगर आपको एग्जाम्स में अगर पूछ सकता है कि हमारे पास कितने पेट्रोलियम रिजर्व हैं कितनी जगहों पर, तो 5 जगहों पर हैं, ठीक है ना। 3 जगहों पर हैं, अगर 5 नहीं होता है तो वहाँ पे आप टिक करते हो, अगर 5 है तो वहाँ पे आप 5 टिक कर देते हो, ठीक है ना। तो वो एग्जाम्स के बेस पे आपका सही क्वेश्चन होगा। चलिए, ये इसकी थोड़ी समरी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में यूएनडीपी ने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 जारी किया है। क्या है भाई ये गरीबी, यूएनडीपी क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैंने हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो सीरीज चल रही है उसके भी एपिसोड में इसको कवर किया है। आप वहाँ जाके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूएनडीपी के बारे में पूरा जान सकते हैं। देखिए, ये जो सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, ये आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने एक सीरीज़ शुरू करी। 4 या 5 एपिसोड, 4 उसके एपिसोड रिलीज़ हो चुके हैं, और भी एपिसोड जो है वो आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, क्या यूएनडीपी ने अकेले ये सूचकांक जारी किया, नहीं। देखिए, यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, किसने, देखिए, यूएनडीपी प्लस ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, इन दोनों ने मिलके ये जो सूचकांक है ये जारी किया है। अच्छा, इसमें क्या हुआ है भाई, इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, इसमें 75 कंट्रीज़, मतलब 75 कंट्रीज़ का एनालिसिस किया इन लोगों ने, और उससे क्या रिपोर्ट निकाली है कि भारत ने 2005 और 2006 में, भारत के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि भारत की सूचकांक भारत के बारे में बात करते हैं, ठीक है। भारत ने 2005 और 2006 से लेकर 2015 और 2016, ठीक है, तक 270 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। कितने, 270, ठीक है, इतने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, ठीक है। चलिए,
और दूसरी चीज़ क्या है, इसमें किन किन चीज़ों को टारगेट करके ये रिपोर्ट जारी की जाती है। देखिए, पहली चीज़ जो है इसमें हेल्थ कवर की जाती है कि हेल्थ किसी भी कंट्री के लोगों की कैसी है, उनके एजुकेशन पर टारगेट किया जाता है और उनके लिविंग स्टैंडर्ड को देखा जाता है। मतलब ये 3-4 चीज़ें हैं जिन पर फोकस करके ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो भारत के 2005 से 2006 से लेकर 2015 और 16 तक में 270 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। और ये जो रिपोर्ट जारी की इन लोगों ने, यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर, तो इन्होंने हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड को देखते हुए ये रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, और ये इसका थोड़ा सा समरी है और इसके बारे में भी ये देख लीजिएगा। ठीक है, और ये जो मैंने बताया 270 मिलियन, तो ये 1.3 बिलियन, अगर आप बिलियन में आंकड़ा आप कहीं पे देखते हैं, ये ज़्यादातर यूपीएससी वाले लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक होगा एक तरह से। तो उनके अगर उनको आंकड़ा पहुँचा है तो 1.3 बिलियन, क्योंकि वो डीप से जाते हैं। ठीक है, और 10 संकेतकों में से कम 80% लोग अधिक अभी वंचित हैं और इनको भी जल्दी से डेवलपिंग उसमें फॉर्म में लाया जाएगा। ठीक है, चलिए 18 जुलाई को यूएनजीए द्वारा विश्व नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया। अभी विश्व नेल्सन मंडेला क्या है, देखिए ये फोटो देख सकते हैं आप, ये नेल्सन मंडेला जी की फोटो है। अभी इनके बारे में हम डीप में थोड़ा सा जानते हैं। चलिए देखिए, हर साल की तरह इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आपसे पूछ सकते हैं कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन होता है, तो आप बता सकते हो कि हर साल 18 जुलाई को ये दुनिया भर में मनाया जाता है। ठीक है ना, अभी हम इसके बारे में बताएंगे। अभी इसके कुछ अवार्ड्स भी दिए गए हैं, उनके बारे में भी बताएंगे। जैसे हमारा की पॉइंट न्यूज़ थी, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2009 में आधिकारिक तौर पर यह दिन घोषित किया गया था। मतलब ये 2009 से शुरू किया गया था और तब से हर साल ये मनाया जाता है। ठीक है ना, और 2010 में संयुक्त राष्ट्र मंडेला दिवस मनाया गया था, तब से ये मनाया जा रहा है। ठीक है, तो यह दिवस एक वैश्विक कॉल टू एक्शन के रूप में मनाया जाता है, जो इस विचार को मनाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को दुनिया में बदलने की शक्ति है। नेल्सन मंडेला का एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है और उसके बारे में कभी और बात करेंगे हम। ठीक है, चलिए, मंडेला ने 1994 और 1999 के बीच दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह राज्य के पहले अश्वेत प्रमुख थे। देखिए, और अश्वेत और श्वेत लोगों के बीच में वैसे ही मतभेद होता रहता है और इसके बारे में कई न्यूज़ निकल के आती है। अभी हाल ही में अमेरिका में एक केस निकल के आया था जिसमें जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने मार दिया था और उस पर बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें निकल के आई। तो ये पहले दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। ठीक है ना, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए, पहले ही नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि हाल ही में ओशोका रपोंडा गैबॉन की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई। अभी कौन है ये, देखिए ये पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, कहाँ की, ओशोका रपोंडा की। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। रोस क्रिश्चियन ओशुका रपोंडा, ये उनका पूरा नाम है। ठीक है, को गैबॉन की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। वह छठे प्रधानमंत्री जूलियन निकोगे बैकोले के बाद सफल हुई। देखिए, ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है, मैंने इसलिए इसको कवर किया क्योंकि ये पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है ना, तो आप ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना, गैबॉन के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री लियोन मेबिंग ने 15 वर्षों तक सेवा की थी। मतलब यहाँ गैबॉन के जो सबसे ज़्यादा कार्यकाल में, जैसे हमारे यहाँ अभी हमने हाल ही में एक हिस्ट्री की एनिमेटेड टेस्ट, मॉक टेस्ट टाइप का एक रिलीज़ किया था अपने चैनल पे, तो उसमें हमने बताया था कि भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रधानमंत्री ने शासन किया है, तो वो उसमें नेहरू जी आए थे। अभी आपने अगर वो टेस्ट नहीं दिया है तो वहाँ जाके आप टेस्ट दे सकते हो। ठीक है ना, चलिए उसमें कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा ज़रूर कि आपका कितना स्कोर आया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। IIT मद्रास ने कोरोना मरीजों के लिए पोर्टेबल हॉस्पिटल मेडिकैब विकसित किया। अभी ये देख सकते हैं आप, पोर्टेबल हॉस्पिटल का मतलब क्या है। देखिए, इस हॉस्पिटल को कहीं भी जाके शिफ्ट किया जाता है। हालांकि हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है, एक बड़ी सी बिल्डिंग और उसके अंदर सारी चीज़ें एक तरह से अरेंज होती हैं और वहाँ पे जो हमारे एक तरह से आप बोल सकते हो बीमार लोग होते हैं, है ना, वहाँ पे उनका इलाज होता है। लेकिन ये IIT मद्रास द्वारा, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, तो इसलिए पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया गया है। अभी पोर्टेबल हॉस्पिटल की ये विशेषता क्या है, देखिए इसमें 4 रूम हैं। आप ये देख सकते हो इतना छोटा है, लेकिन इसमें 4 रूम हैं। 4 रूम कौन कौन से हैं, देखिए एक तो डॉक्टर का रूम है। ठीक है, एक सेकेंड, एक जो है वो डॉक्टर का रूम है, दूसरा रूम जो है वो एक आइसोलेशन रूम है, आइसोलेशन वार्ड है। ठीक है, और तीसरा रूम जो है वो एक मेडिकल रूम भी हो सकता है, एक मेडिकल वार्ड जो भी आप बोलते होंगे, एक मेडिकल रूम और मेडिकल वार्ड है। और एक जो चौथा रूम है वो एक ट्विन बेड का ICU है, मतलब एक जुड़वा बेड। ट्विन मीन्स होता है जुड़वा, मतलब 2 बेड का एक ICU है। मतलब ये 4 बेड की खासियत है, मतलब 4 रूम्स हैं इसमें, एक डॉक्टर रूम, एक आइसोलेशन रूम, एक मेडिकल रूम या मेडिकल वार्ड आप बोल सकते हो, एक ट्विन बेड।
एक जुड़वां बेड होता है, मतलब जो डबल बेड होता है एक आईसीयू वाला, वो है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हालांकि इस समय बहुत ज़्यादा ऐप्स और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो है वो अलग अलग गवर्नमेंट जो है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव निकाले हैं कोरोना के चलते हुए, ठीक है। तो ये अगर आपसे पूछा जाएगा मेडिकैप नाम का जो पोर्टेबल हॉस्पिटल था, कहाँ किसने लॉन्च किया, तो आईआईटी मद्रास ने। और आईआईटी मद्रास ने हाल ही में अभी एक बीएससी की डिग्री, एक तरह से डिग्री, ऑनलाइन डिग्री लॉन्च की थी। उसके ऊपर हमने प्रॉपर वीडियो भी बनाया है, तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा और आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो उसमें जो भी 12th पास है, जो भी डिप्लोमा या डिग्री होल्ड करना चाहता है, लेना चाहता है, तो आईआईटी मद्रास के थ्रू उसको ये मिलेगी ऑनलाइन कोर्सेज में, और उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ये अच्छा कोर्स है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। किशोर विकास के लिए पहला निष्ठा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश द्वारा जारी किया गया। अभी ये निष्ठा कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। निष्ठा मीन्स नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। केंद्रीय एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा आंध्र प्रदेश में स्कूल हेड्स ऑफ एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट यानी निष्ठा कार्यक्रम के लिए पहला ऑनलाइन राष्ट्रीय पहल शुरू किया गया। बच्चों के सीखने के परिणामों और समग्र विकास में सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी एमएचआरडी, ठीक है, ने एक केंद्र प्रायोजित प्रमुख कार्यक्रम समागम शिक्षा के तहत प्राथमिक स्तर पर निष्ठा आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अलग अलग जो टीचर्स होंगे उनको भी कई तरह की ट्रेनिंग दी जाएंगी, और बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों की कैसे स्किल्स डेवलप करनी है, और भी कई चीज़ों के बारे में इसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो ये निष्ठा प्रोग्राम अगर आपसे पूछा जाए तो एमएचआरडी ने ये लॉन्च किया था कर्नाटक के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हाल ही में गूगल ने सब सी फाइबर ऑप्टिकल केबल के साथ नई भूकंप डिटेक्शन प्रणाली विकसित की। अभी क्या है ये, गूगल लॉन्च अर्थक्वेक डिटेक्शन सिस्टम एक्सप्लेन्ड। क्या है भाई ये, देखिए ये आईएसपीसीएस वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी भूकंप डिटेक्शन सिस्टम, इसके बारे में बताते हैं। देखिए इसमें एक खासियत, अभी जैसे हम लोगों को कोई भूकंप आता है तो जैसे हम लोगों को जानकारी प्राप्त करनी हो, तो अभी जो भूकंप की जानकारी मिलती है वो हमको मुश्किल से 1 या 2 मिनट के अंदर मिलती है। जैसे 1 या 2 मिनट के अंदर कोई भी हमको हलचल दिखती है और हमें पता चलता है कि भूकंप आ गया, तो उतनी जल्दी हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को बाहर निकालने में। बहुत सारे लोग इसके अंदर आ जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो गूगल क्या करेगा इसमें, पहले गूगल ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसमें 10 मिनट पहले, हालांकि ये बहुत मिनिमम टाइम है, लेकिन अगर इस तरह से बता दिया जाएगा तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि 10 मिनट पहले ही वार्न कर देगा गूगल कि भूकंप आने वाला है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, नॉर्मली पहले 1 मिनट में पता चलता था, और अब ये भूकंप आने से 10 मिनट पहले पता चल जाएगा। देखिए इसमें हुआ क्या है, देखिए सब सी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो गूगल के पास अंडर सी फाइबर केबल है उससे पता चलेगा। अभी इसके बारे में हम बताएंगे आपको क्या है ये। देखिए अलग अलग जो टेलीकॉम एक तरह से आप बोल सकते हैं कंपनी है, उनकी क्या है कि अंडर सी, मतलब जैसे कई कंट्रीज़ अलग अलग जो टेलीकम्युनिकेशन से जो हमारे मोबाइल में नेटवर्क्स आते हैं, इंटरनेट स्पीड आती है, उनमें जो इन्वॉल्व है कंट्रीज़, जैसे भारत ही हो गया, भारत के बाद ले लेते हैं, तो इनके अंदर समुद्रों में फाइबर केबल्स बिछी होती है जिनमें जो इंटरनेट स्पीड है एक तरह से वो दौड़ती रहती है, और इससे कम्युनिकेशन आप जो देख रहे हो 4G 5G, इतनी डेटा स्पीड कहाँ से आती है, तो इन्हीं से आती है, ठीक है ना। चलिए, तो इसके बारे में क्या होगा, जैसे भूकंप कब आता है, भूकंप कैसे पता चलता है, जबकि जो समुद्र के अंदर की चट्टानी होती है वो हिलना डुलना शुरू करती हैं, और उनके खिसकने से, पलटने से, उन प्लेटों के पलटने से ही भूकंप आता है। तो क्या होगा, जब फाइबर केबल जो समुद्र के अंदर पड़ी होगी, ठीक है ना, तो जब सिस्टम में वो आएगा, भूकंप आएगा, तो वो केबल्स में हलचल दिखाई पड़ती है, और इसी के रिसर्च के द्वारा ये गूगल ने पता लगाया है, ठीक है ना। तो ये भूकंप जो हलचल होगी भूकंप के आने से पहले, ये लोगों को पहले से पता चल जाएगी उस केबल के थ्रू, तो ये इससे ज़्यादा ये सिस्टम जो है वो और मजबूत होगा। और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। टेक दिग्गज गूगल ने सब सी फाइबर ऑप्टिकल केबल की मदद से अंडरस्कोर भूकंप और सुनामी का पता लगाने का एक नया तरीका विकसित किया। यह दुनिया की सबसे अच्छी भूकंप सुनामी का पता लगाने वाली तकनीक है जिसे गूगल द्वारा विकसित किया गया। यह पता लगाने की प्रणाली पहले से मौजूद है। कंपनी का दावा है कि उनकी तकनीक मौजूदा तकनीकों की तुलना में हज़ारों किलोमीटर की दूरी पर काम करती है, जो 100 किलोमीटर तक की दूरी प्रभावी, मतलब ये बहुत ज़्यादा तेज़ काम करती हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और जिससे ये जो सिस्टम है और ज़्यादा मजबूत होगा। अच्छा, अभी आप अगर बोलोगे कि जो आप मैंने बताया कि जैसे अंदर सिस्टम चलती, मतलब ये चलते हैं, सूचनाएं चलती, तो ये कितनी स्पीड से चलती, तो मैं आपको बता दूं, 2 लाख
4190 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लो, ये सूचनाएं जो है हमारी, जो इंटरनेट में हम सर्व करते हैं, दिन भर सर्च करते रहते हैं कुछ भी चीज़ें, तो ये 2,04,190 किलोमीटर की स्पीड से पर सेकंड की स्पीड से सूचनाएं चलती हैं। ठीक है ना। चलिए, होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। चलिए, सुरक्षा एजेंसियों ने सोशल मीडिया ऐप्स के लिए खतरा बन रहे ब्लैक रॉक मेलवेयर के लिए चेतावनी जारी की। अभी ये क्या है ब्लैक रॉक मेलवेयर, और कैसे इन्फेक्ट करेगा हमारे मोबाइल्स को और हमारे सिस्टम को। देखिए, ये पूरा एक स्ट्रक्चर मैं लाया हूँ, आप देख लीजिए। पहले क्या होगा, हाउ फायरलेस मेलवेयर वर्क। देखिए, पहले विक्टिम जब ब्राउजिंग करेगा, जैसे कोई भी है ब्राउजिंग कर रहा है, फिर उसके बाद क्या होगा, विक्टिम विजिट अ साइट दैट हैपन्स टू बी होस्टिंग और एक्सप्लोजर किट। मतलब उसको ऐसा लगेगा कि जैसे कई बार आपके नहीं होती है कि आपके मेल्स पे कुछ ऐसी आ जाती हैं जिनको लगता है कि हाँ ये ऑथेंटिकेट होंगी, और गूगल ने आपको कई बार मेल किया होता है। ऐसा कई बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें जाके हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है या बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, तो आप उस लिंक्स पे क्लिक करते हो। तो जैसे ही ये लिंक्स पे क्लिक करोगे आप, तो तुरंत आपके सिस्टम में एक कोई भी आप बोल सकते हैं वायरस जो है वो अपलोड हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चल पाएगा, और ये वायरस बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट होगा, आपकी पूरी डेटा जो है वो चुरा लेगा। हालांकि ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है ना, और अलग अलग तरीक़ों से इन्फेक्ट करता है। और भी इसके बारे में चीज़ें जान लीजिए क्या होगा ये। देखिए, सूचना देने वाली कंपनी थ्रेट फैब्रिक, कौन सी कंपनी, थ्रेट फैब्रिक, इसने ये बताया है कि ये मेलवेयर आया है, ठीक है ना, इस कंपनी ने बताया है। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। ऐप अपडेट से आएगा फ़ोन पर। कैसे आएगा, जैसे कि आपके मोबाइल पे अपडेशन आता है, ठीक है ना, कि ये ऐप अपडेट कर लो, वो ऐप अपडेट कर लो। तो कई बार आप क्या होता है कि उन ऐप्स का यूज़ ना करके, जैसे कोई भी ऐप होती है जो आप पेड होती है, ठीक है, तो आप उसका अलग फ्री वर्जन बाहर से डाउनलोड करने के लिए जाते हो, तो इन फ्री वर्जन के अंदर ही ये जो मेलवेयर है वो छुपा होगा और आपके मोबाइल को पूरी तरह से बर्बाद करेगा। तो इन फ्री ऐप्स के चक्कर में मत रहिए, ठीक है ना। और एक बहुत जो इंपॉर्टेंट आई है न्यूज़, तो उसमें बताया गया कि एंटीवायरस वर्क नहीं कर रहा है इसके ऊपर। मतलब जैसे आपके सिस्टम में एंटीवायरस पड़ा होगा और ये ऐप जो है वो, ये मेलवेयर जो है वो हिट करेगा आपके मोबाइल को, तो ये एंटीवायरस उसको काम ही नहीं करेगा, मतलब उसको डिफेक्ट ही नहीं कर पाएगा, और वो जो है वो बहुत सक्सेसफुली आपके मोबाइल में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और इस ऐप, मतलब इस मेलवेयर की निगाहें, मतलब इस मेलवेयर का जो खतरा है वो 377 इंडियन ऐप्स पर है। इंडियन और जो अलग अलग कंट्रीज़ के ऐप हैं, वो 377 ऐप्स को इसने टारगेट किया है और उन पर ये जो है वो हिट कर रहा है, ठीक है। चलिए, और ये जो कुछ न्यूज़ हैं आप इसके बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। संघ सरकार ने संशोधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया है। इसके बारे में क्या है भाई, इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, और एक तरह से इसको मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट इसके बारे में बताया गया है कि कोई भी कंपनी, इस एक्ट में ये बोला गया है कि कोई भी कंपनी, फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि जैसे फेयर एंड लवली कंपनी है, तो वो क्या होती है, बोलती है कि 1 हफ्ते में गोरा कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। और च्यवनप्राश का ऐड आता है, कई तरह से वो आपको सख्ती देने की कोशिश करता है, बोलता है कि हम सख्ती दे सकते हैं, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इसके ऊपर एक तरह से रोक लगाई गई कि अब कोई भी एडवर्टीजमेंट कंपनी इस तरह के ऐड नहीं कर सकती जिससे कि कस्टमर को मिसलीड किया जाए, है ना। और एग्जांपल मैंने आपको बताया कि फेयर एंड लवली और डाबर च्यवनप्राश, इस तरह के बहुत सारे ऐड हैं। मैं इनको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐड हैं जो आपको मिसलीड करते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लान बॉय, इस तरह से बहुत ज़्यादा जो ऐड होते हैं, ठीक है। तो अब ये बोला गया है कि ई कॉमर्स ये फ्रॉड नहीं कर पाएगा, ये जो कंपनीज़ हैं ये फ्रॉड नहीं कर पाएंगी, और ये ऐड जो है वो बिल्कुल बैन हो सकते हैं, ठीक है ना। और ये कौन रेगुलेट करता है, ट्राई। तो ट्राई ने क्या बताया कि भारत दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, यानी टेलीकॉम रेगुलर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 की धारा 3 के तहत है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, और इन्होंने ही क्या बताया था, इन्होंने इसके बारे में नियम निकाले हैं, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और देख लेते हैं सेकंड जो न्यूज़ है हमारी निकल के आई। संघ सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के सभी राजधानियों को 2023 तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश की गई। एक सेकंड, ये जो न्यूज़ है आप देख सकते हो, ये ट्राई के बारे में मैंने बताया, ठीक है ना। इसका ये प्रोटेक्शन एक्ट से कोई भी वो नहीं है, इसको मैं कट करता हूँ, ठीक है, ये गलती से आ गई। चलिए,
संघ सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के सभी राजधानियों को 2023 तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की। अभी क्या है और किस तरह वर्क करेगा इसके बारे में देख लेते हैं। अभी तक ही देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो अभी तक केवल 3 राज्यों में यानी 3 जगहों पर केवल ट्रेन जो है वो जा सकती है। कौन कौन से? असम, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश। इन 3 जगहों, इन 3 पूर्वोत्तर राज्यों में ही ट्रेन जो है वो ट्रेन सर्विस अभी आई है। और इनकी कैपिटल में असम, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश, इनकी जो राजधानियां हैं, मतलब एक तरह से अब जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो इन अलग अलग कंट्री जो स्टेट हैं उनकी राजधानियां जो हैं वहीं पर केवल अभी ट्रेन की सुविधा जो है उपलब्ध हो पाई है। और इसके तहत ये जो मैं बता रहा हूँ ये जो रेल नेटवर्क है 2023 तक जोड़ा जाएगा। इसमें और भी जो कई राज्य हैं उनको जोड़ा जाएगा। और कौन कौन से राज्य हैं? देखिए, रेलवे बोर्ड अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने घोषणा की। आपसे बहुत ज़्यादा पूछ सकते हैं कि रेलवे के चेयरमैन कौन है, तो ये विनोद कुमार यादव जी रेलवे के चेयरमैन, रेलवे बोर्ड के। इन्होंने कहा है कि 2023 तक पूर्वोत्तर राज्यों के सभी राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिसमें असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश की राजधानियां पहले से जुड़ी हुई हैं। ठीक है ना, जैसा मैंने आपको बताया। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय, इनकी राजधानी को जोड़ने की कार्य प्रगति पर है। तो ये 2023 तक ये बहुत अच्छा एक तरह से अच्छी खबर है। और बहुत ज़्यादा एक तरह से जैसे हम विकास कर रहे हैं उस तरह से बहुत एक अच्छी न्यूज़ निकल के आई जो अलग अलग स्टेट्स को 2023 तक जोड़ेगी ट्रेन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। भारत ने चीन, वियतनाम और थाईलैंड से आयातित सौर सेल उत्पाद पर रक्षा शुल्क की अवधि बढ़ा दी है। क्या है भाई, इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, इसमें इंडिया ने क्या किया है कि अलग अलग जो कंट्रीज़ थी जिनसे एक तरह से सोलर के जो इक्विपमेंट होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो आ रहे थे, देशों से आ रहे सोलर सेल प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। ठीक है, आयात कम करेंगे और निर्यात ज़्यादा करेंगे, उसे इंडिया में ही डेवलप किया जाएगा। और अब कहाँ से? चीन और वियतनाम और थाईलैंड, इन 3 जगहों से ये रोका गया है। हालांकि अब देख रहे हो चीन पे कई तरह के सैंक्शंस लगा रहा है इंडिया, और बहुत अच्छी चीज़ है ये। हम जितना ही आत्मनिर्भर बनेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारा देश ग्रो करेगा। हमारी देश की ही चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करिए किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है ना, और उन्हीं ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। ठीक है, तो ये थाईलैंड, वियतनाम और चीन से आने वाले सोलर के जो पार्ट्स थे, सोलर उसमें लगते थे सोलर सेल्स वगैरह में, तो उनको एक तरह से कट कर रहा है। उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हम लोगों ने एक तरह से वादे किए हैं, एक तरह से पूरी दुनिया ने, अलग अलग कंट्रीज़ ने एक तरह से आप बोल सकते हो कि वादे किए हैं। तो उन लोगों का क्या डिसीजन है कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे हम लोग इनको डायरेक्ट बाइकआउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ट्रेड के खिलाफ होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे। जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे तो वहाँ से माल आना कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब हमें 4 रुपये में कोई चीज़ यहाँ मिल रही है और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे, मतलब 4 रुपये में कोई चीज़ वहाँ से आ रही है और फिर वो 5 रुपये में आने लग जाएगी, तो जाहिर सी बात है 4.5 रुपये में, 4 रुपये 50 पैसे में भारत से ही लोग लेंगे, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और इस पे सैंक्शन लगाने के बाद भारत ने 2 देशों को छोड़ दिया है जहाँ से ये पार्ट खरीदे जा सकेंगे, उनमें इंडोनेशिया और मलेशिया। ये इंडोनेशिया और मलेशिया 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें सैंक्शन नहीं लगाए हैं। ये पार्ट्स जो है वो चीन, वियतनाम और थाईलैंड से ना खरीद कर यहाँ से खरीदे जाएं, इस पे ज़्यादा फोकस किया गया है। और इम्पोर्ट ड्यूटी जैसा कि मैंने बताया आपको बढ़ा दी गई, तो जाहिर सी बात है अब ज़्यादा कोई खरीदेगा नहीं, है ना। इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों को छूट दी गई है। आयात शुल्क सभी सौर सेल उत्पादों पर लगाया जाना है, चाहे वह पैनल हो, मॉड्यूल में हो, इकट्ठे हो या नहीं, मतलब कोई भी चीज़ हो तो उसमें ये सैंक्शन जो है वो लगाए गए हैं। चलिए की पॉइंट्स न्यूज़ की बात कर लेते हैं। UNGA ने मैरियाना वर्दी नोएसनिस और मोरिसाना कॉयटे, इनके नाम बड़े अजीब होते हैं, है ना को नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 प्रदान किया है। ठीक है ना, तो आप ये देख सकते हो मैरियाना जी हैं और ये मोरिसाना कॉयटे जी हैं, इनको नेल्सन मंडेला 2020 अवार्ड मिला है। ठीक है, ये अवार्ड 2014 से मिलना शुरू हुआ था। ठीक है, मैंने अभी आपको ऊपर नेल्सन मंडेला जी के बारे में बताया। और ये हर 5 साल में दिया जाता है, मतलब हर 5 साल में एक बार ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। इस बार इसका अगर आपसे पूछ ले नेल्सन मंडेला 2020 अवार्ड किससे मिले, तो मेरियाना वर्दिनोएनिस और मोर्शाना कॉयटे जी, इन दोनों लोगों को मिले। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। IFGTB ने वर्ष 2019 के लिए वानिकी में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता का राष्ट्रीय पुरस्कार कन्नन वॉरियर को प्रदान किया गया है। अभी क्या है ये कन्नन सी वॉरियर? ये एक साइंटिस्ट हैं, ये एक साइंटिस्ट हैं जिनको ये अवार्ड जो है वो मिला है। ठीक है ना, राष्ट्रीय वानिकी उत्कृष्ट अनुसंधान की तरफ से।
ठीक है। चलिए, फर्स्ट में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है और इस बार ये किसे दिया गया है? कन्नन सी एस वॉरियर को। ये एक वैज्ञानिक है, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग के वैज्ञानिक कन्नन सी एस वॉरियर को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने अर्जेनका कंपनी के साथ कोरोना वैक्सीन के चरण 2 का नैदानिक परीक्षण सफलता पूरा कर लिया है। अभी ये न्यूज़ थोड़ी सी पुरानी हो गई, हालांकि इसका थर्ड ट्रायल भी शुरू होने वाला है। आई थिंक शुरू हो चुका है, नहीं आज कितनी है, 26 तारीख, हाँ मे बी आज या कल से ये शुरू हो जाएगा। देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने कोरोना वैक्सीन के द्वितीय मानव परीक्षण को पूरा कर लिया और तृतीय मानव परीक्षण ये किया जाएगा। जब वैक्सीन बिकेगी तो सबसे पहले किस देश का, मतलब सॉरी, इंडिया में किसका अधिकार होगा? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट, मैंने आपको सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत बार बताया है। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और ये अलग अलग तरीके की वैक्सीन बनाता है जो सबसे कम दामों पे उपलब्ध होती हैं, किसी भी देश के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। ये भारत का एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट, जिसके CEO आधार पूनावाला, मैंने आपको बताया था, ये सब चीज़ें बताई थी, उनके साथ ये वैक्सीन बनाएगी। जब वैक्सीन बिकेगी तो सबसे पहले सीरम इंस्टीट्यूट से ये यूनिवर्सिटी बनाएगी। इसका थर्ड ट्रायल शुरू हो चुका है ब्राज़ील में और ये अलग अलग, ठीक है, तो ये इन लोगों ने शुरू कर दिया है, इसका थर्ड ट्रायल शुरू हो चुका है। चलिए और देख लेते हैं। ऑक्सफोर्ड के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के खिलाफ एक वैक्सीन उम्मीदवार को होनहार परीक्षण परिणामों में प्रकाशित किया। इसमें कुछ दिनों बाद मॉडर्ना ने अपने परिणाम प्रकाशित किए थे और इन्होंने, ये देखिए, कोरोना वायरस के खिलाफ एक प्रभावी वैक्सीन खोजने के लिए दौड़ रही है जो वैश्विक स्तर पर 6 लाख, एक तरह से आप बोल सकते हो, उससे अधिक लोग मारे जा चुके हैं अभी, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और मैंने आपको बताया था कि एडेनो वायरस और चिंपैंजी का जो वायरस है उस पर कोरोना वायरस कैसे वॉर करेगा, मैंने आपको इस प्रीवियस वीडियो में बताया था और उसी से वैक्सीन निकल के आई और ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली एक तरह से दिख रही है और बहुत ज़्यादा अच्छी भी है। अगर ये सही ट्रायल रहा, इसका सफल ट्रायल, तीसरा ट्रायल भी रहा, तो फिर वैक्सीन बननी शुरू हो जाएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। हाँ, देख लीजिए, पहले ये स्ट्रक्चर देख लीजिए कि क्लिनिकल ट्रायल कैसे होता है। ये 5 से 15 साल के अंदर स्पेशल डेजिग्नेशंस कैन स्पीड अप द प्रोसेस। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसको देखेंगे आप। ठीक है, पहले प्रोसेस में क्या होता है? एक्सप्लोरिंग इफ़ एंड हाउ अ न्यू ड्रग मे वर्क, कैसे एक नया ड्रग वर्क करता है। उसके बाद फेज सेकंड क्या होता है? एक्सप्लोरिंग सेफ्टी एंड डोजिंग ऑफ द ड्रग। सेफ्टी के अंदर इस ड्रग की एक तरह से आप बोल सकते हैं डोजिंग की जाती है। ड्रग अप्रूव फॉर ह्यूमन टेस्टिंग, इन 2 फेज़ों के अंदर ह्यूमन टेस्टिंग के लिए अप्रूव होता है। फेज थर्ड में क्या होता है? एक्सप्लोरिंग द एफिशिएंसी ऑफ ड्रग, और फेज 3 में एक्सप्लोरिंग द सेफ्टी एंड एफिशिएंसी कंपेयर टू करेंटली अवेलेबल ट्रीटमेंट। फेज सेकेंड के अंदर इन सब के टेस्ट होते हैं और फेज थर्ड के अंदर ये अप्रूव्ड हो जाता है। तो ये अभी फेज थर्ड का ट्रायल चल रहा है, ये अगर अप्रूव्ड हो गया तो बहुत ज़्यादा अच्छी जो खबरें आनी शुरू हो जाएंगी वैक्सीन के बारे में, जो बहुत ज़्यादा पहले से आ रही हैं कि वैक्सीन आने वाली है, इस तरह की न्यूज़ है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। कृष्ण गोपाल कृष्णन समिति ने सरकार को घरेलू कंपनियों द्वारा गैर व्यक्तिगत डेटा के उपयोग की अनुमति देने का सुझाव दिया है। अब देखिए क्या होगा, देखिए इन्होंने, किसने? कृष्ण गोपाल कृष्णन। ये कौन है? इन्फोसिस के को फाउंडर हैं। कौन है ये? इन्फोसिस के को फाउंडर। अब मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ क्या हुआ है एक्चुअली में। देखिए, इन्होंने गैर जो व्यक्तिगत डेटा के उपयोग के लिए अनुमति जो मांगती हैं कंपनियां, उनको अनुमति देने के लिए बोला है। जैसे आपका देखिए, गैर व्यक्तिगत डेटा यानी नॉन पर्सनल डेटा। अभी नॉन पर्सनल डेटा में आपका क्या क्या आता है? देखिए, आपका डेटा सर्च, हिस्ट्री, हैबिट्स और भी कई तरह की जो चीज़ें होती हैं जो आपकी गैर पर्सनल डेटा होता है, एक तरह से गैर व्यक्तिगत डेटा होता है, नॉन पर्सनल डेटा, उसको सरकार के साथ शेयर करने को बोला गया। अभी ये 3 कैटेगरी में होता है। कैसे? पहला होता है पब्लिक नॉन पर्सनल, दूसरा क्या होता है? कम्युनिटी नॉन पर्सनल, तीसरा क्या होता है? प्राइवेट नॉन पर्सनल। तो ये कौन सा है? आप इसमें हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सा है। अभी क्या हुआ है, देखिए, अभी जो कंपनीज़ हैं, जैसे हमारी कई तरह की उनके बारे में पता हो जाए, जैसे हम इंटरनेट में सर्च करते हैं कुछ भी, जैसे हमें सपोज़ करिए कि हमें जूते लेने हुए, है ना, तो जूते के लिए हम सर्च करते हैं वेबसाइट्स पे,
तो जैसे हमें पसंद नहीं आता है और हम इसे छोड़ के निकल आते हैं, तो हमें अधिकतर जगहों पर, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे अलग अलग वेबसाइट्स हों, तो उनमें हमको वो जूते का ऐड दिखता रहता है। तो ये क्या है, हमारा डेटा कुकीज़ एक तरह से हमसे कलेक्ट करके और फिर हम ही को दिखाते हैं वापस से, हमको उस चीज़ के लिए एक तरह से कन्विंस करते हैं, है ना। देख सकते हो आप, अलग अलग तरह के ऑफर्स देते हैं ताकि वो हम फिर से जाके उसको परचेस कर लें। तो इस तरह का डेटा जो है वो गवर्नमेंट यूज़ करे, गवर्नमेंट ने बोला है, इन्होंने सलाह दी कि अलग अलग कंपनियां इसका यूज़ कर सकती हैं पब्लिक के डेटा का, ठीक है। चलिए, ये आप देख सकते हो, मैं आपको लिंक जो ये पूरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ पासेक्स अंडमान निकोबार द्वीप में पासेक्स नौसेना अभ्यास किया। अभी हाल ही में हमने जापान के साथ पासेक्स नौसैनिक अभ्यास, 1 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास किया था, और ये अभी फिर से हमने अमेरिका के साथ किया है पासेक्स युद्ध अभ्यास। और ये अभ्यास जो आप बोल सकते हो, ये होते रहने चाहिए ताकि जो दूसरे देश हैं एक्सरसाइज देखते रहें, और उन मतलब ये अपना एक तरह से युद्ध प्रदर्शन होता है अलग अलग कंट्रीज़ का, ठीक है ना। हमने हाल ही में जापान, फ्रांस और के साथ एक्सरसाइज कर चुके थे, पासेक्स एक्सरसाइज, और ये अभी हमने किसके साथ किया है, नौसेना के साथ, सॉरी यूएसए की नौसेना के साथ, ठीक है। चलिए, भारत सरकार नौसेना के लिए समुद्री निगरानी विमान P-81 खरीदेगी। क्या है ये भाई P-81? देखिए, मैरी टाइम सर्विलांस प्लेन है, ठीक है। इसके 6 यूनिट, मतलब 6 ऐसे प्लेन खरीदे जाएंगे। कहाँ से? यूएसए से। अभी एक इनकी खासियत क्या है, ये पानी के अंदर उपस्थित सबमरीन को पहचान लेंगे और टॉर्पीडो अटैक करेंगे। टॉर्पीडो अटैक क्या है भाई? ये एक तरह से टॉर्पीडो अटैक करेंगे, और टॉर्पीडो अटैक एक तरह से रेडिएशन में जाके उस सबमरीन को नष्ट कर देगा। अभी आप क्या देखते हो कि सबमरीन जो अलग अंदर पानी के अंदर होती है, दुश्मन की सबमरीन, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है नौसेना के मतलब जहाज़ों को, ठीक है, टारगेट करती है और उनको एक तरह से विस्फोट कर देती है, उन पे निष्क्रिय कर देती है उनको। तो ये जो विमान है P-81, ये ऊपर से निगरानी करेगा और डिटेक्ट कर लेगा कि पानी के अंदर सबमरीन है, दुश्मन की है कि नहीं है, और इससे टॉर्पीडो के माध्यम से उसको तहस नहस कर देगा, ठीक है। तो ये 6 यूनिट खरीदे गए हैं। कहाँ से? यूएसए से। हाल ही में मिजोरम के पहले मेगा फूड पार्क जोरम का शुभारंभ हुआ। क्या है भाई ये फूड पार्क? देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि मिजोरम के अंदर किस फूड पार्क का शुभारंभ हुआ है, तो जोरम फूड पार्क का है। ये एग्रीकल्चर और उससे संबंधित सभी प्रकार की चीज़ें जहाँ पर उपस्थित हों, ठीक है, वो एक मेगा फूड पार्क होता है, ठीक है। भारत में 18 फूड पार्क वर्किंग है और 19 और बनेंगे। कितने हैं? अभी 18 हैं और 19 और बनेंगे, ठीक है ना, भारत में। चलिए, अच्छा, अब मेगा फूड पार्क क्या होता है? देखिए, ऐसी जगहें, मतलब ऐसे बड़े एरिया को सेलेक्ट किया जाता है जहाँ पे आप कृषि भी कर सकते हो। कृषि करने के बाद उन आलूओं को, जैसे आलू हैं, सपोज़ आलू का एग्जांपल देते हैं, तो हम आलू की खेती की है वहाँ पे, फिर आलू का वहाँ प्रोडक्शन हुआ, मतलब सॉरी, वहाँ से निकाली गई आलू, और फिर उसके बाद उनको धुलने से लेके, उनकी फिनिशिंग से लेके, एक तरह से कटिंग से लेके, उनके चिप्स बनाने तक का प्रोसेस, फिर उस चिप्स की पैकिंग से लेके उसको मार्केट में पहुंचाने तक का प्रोसेस, ये जितना भी एक तरह से लंबा प्रोसेस होता है, ये सब एक ही जगह में हो जहाँ पे होता है, उसको नेशनल मेगा फूड पार्क बोलते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे अभी क्या होता है, जैसे खेत में आलू उगाई गई, फिर उसके बाद उनको अलग अलग कंपनियों में ले जाया गया, फिर वहाँ पे उनकी छिलाई होती है, एक तरह से चिप्स बनते हैं, फिर चिप्स की पैकिंग होती है, फिर मार्केट में आते हैं। ये मेगा फूड पर क्या होगा, यहाँ पे सारी चीज़ें एक ही तरह से सिस्टमेटिक ढंग से लगाई जाएंगी, ठीक है। चलिए, ये कुछ और भी जान लेते हैं। ये मिज़ोरम के कोलासिब जिले के खमरंग गांव में स्थित है। 55 एकड़ भूमि में फैला है, और कितने की लागत लगी? 75.20 75.20 करोड़ की लागत लगी है। और इससे न केवल मिजोरम के लोगों का बल्कि असम में आसपास के जिलों का भी लाभ मिलने की उम्मीद है, ठीक है ना। देखिए, किससे ऐसी योजनाएं आती हैं तो नौकरी के प्रावधान भी ज़्यादा बढ़ते हैं, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट की जो जनता एक तरह से उसको फ़ायदा होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्रों के मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए मनोदर्पण पहल की है। अभी क्या है ये मनोदर्पण? देखिए, इस टाइम कोरोना के चलते बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, उनकी माइंड जो डिप्रेशन में जा चुके हैं, तो उनके लिए एक मनोदर्पण ऐप जो है वो एक तरह से लॉन्च किया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लॉन्च की है, ठीक है। और ये रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, ये MHRD के मंत्री हैं, इन्होंने ये ऐप लॉन्च किया। इसमें क्या होगा कि अलग अलग जो इस प्लेटफॉर्म पे अलग अलग डॉक्टर्स आएंगे। अगर कोई भी डिप्रेशन से जूझ रहा है या उसे किसी भी तरह की
सॉरी उसे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है इस तरह की, तो वो इस पोर्टल पे जाकर डॉक्टर से बात कर सकता है, और जो डॉक्टर्स होंगे उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और इन सब डिप्रेशन जैसी चीज़ों से निकालने में उनकी मदद करेंगे। ठीक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने निर्मोही भारत अभियान के तहत मनोदर्पण का पहल शुरू करेगा। छात्रों को उनकी मानसिक भलाई और मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने की पहल की जा रही है। इस पहल से देश में कामकाजी आयु की कुल उत्पादकता में वृद्धि होगी। ठीक है। चलिए, हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित गणितज्ञ CS शेषाद्री का निधन हो गया। ये CS शेषाद्री जी हैं, ये हमारे पद्म भूषण सम्मानित हैं, गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियंस हैं, और इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। हाँ, पूछ सकता है, इनका नाम दे सकता है कि CS शेषाद्री कौन से थे, किस फील्ड से थे, तो ये एजुकेशन फील्ड से थे, ये मैथ के प्रोफेसर थे एक तरह से। प्रख्यात गणितज्ञ प्रोफेसर CS शेषाद्री, जो कि बीजी ज्यामितीय और गणितीय शिक्षा में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं, हाल ही में उनका निधन हो गया। उनका जन्म 1932 में कांचीपुरम में हुआ था। इन्होंने चेन्नई, TN और मुंबई में शिक्षा की प्राप्त की थी, और इनके बारे में ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है ना। चलिए, उन्हें बीजी ज्यामिति पर उनके काम के लिए जाना जाता है, और इन्हें इसी के लिए पद्म श्री भूषण जो है वो अवार्ड मिला था। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार योजना शुरू की है। क्या है भाई ये नवीन रोजगार योजना, इसके बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार योजना शुरू की। यह अनुसूचित जातियों SC के लिए एक सर्वांगीण विकास योजना और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय सहायक प्रदान करने की योजना है। ठीक है ना। इसमें 2020 और 21 में 7.5 लाख जो परिवार हैं उनको लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा जाएगा। ठीक है। SC कैटेगरी के जो भी लोग होंगे, कुल मिला के आप समझिए कि SC कैटेगरी के जो भी लोग होंगे उनको अलग अलग चीज़ों से अलग अलग सुविधाएं देकर उन्हें एक तरह से आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाएगी। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। स्टम्पशन सेंटर द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में भारतीय सेना के कुल हथियारों का 86% रूसी उद्गम होने का दावा किया गया है। क्या है भाई स्टम्पशन रिपोर्ट, इन्होंने क्या बोला है? देखिए, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। स्टम्पशन सेंटर ये ऑर्गेनाइजेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है ना। और ये रिसर्च करके एक रिपोर्ट जारी करती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कुछ इम्पॉर्टेंट एजेंसियों के नाम के, मतलब इम्पॉर्टेंट एजेंसियों का नाम, जैसे उनमें सिपरी थी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मूडीज़ थी, और स्टैंडर्ड एंड पूअर थी। मूडीज़ के बारे में एक स्पेशल वीडियो भी हमने बताई हुई है, उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये 3 बड़ी जो एजेंसियां थी उनके बारे में बताया था, और ऐसी ही एजेंसी है स्टिम्पशन। ठीक है। स्टिम्पशन सेंटर द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना के 86% जो हथियार हैं, ठीक है ना, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो कहाँ के हैं? रूस के हैं। इन्होंने ये ऐसी ही इन्होंने रिपोर्ट निकाल दी, और इन्होंने बताया कि 86% जो भारत में हथियार यूजेस में आते हैं, वो 86% जो हथियार हैं वो रूस के हैं। ठीक है भाई, मान लिया। सेकंड क्या है? देखिए, सिपरी ने कहा था कि भारत का रूस के साथ व्यापार जो 9.3 बिलियन, जो सिपरी मैंने आपको बताया था, उन्होंने बताया था कि 9.3 बिलियन डॉलर है, और USA के साथ यही व्यापार देखा जाए तो 2.3 बिलियन डॉलर है। अभी हालांकि USA से व्यापार थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी हाल ही में एक जो लॉ पास हुआ था, मैंने आपको बताया था, उसमें अलग अलग जो हथियार है वो रूस और USA से खरीदे जा रहे हैं। ठीक है। चलिए, स्टिम्पशन सेंटर द्वारा प्रकाशित एक पेपर के अनुसार भारत में वर्तमान में सैन्य सेवा में 86% उपकरण, हथियार और मंच रूसी मूल के हैं। स्टिम्पशन सेंटर वाशिंगटन में अमेरिका में स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक है। इसका उद्देश्य विश्लेषण और आउटरीच के संयोजन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाना है। ठीक है। स्टिम्पशन सेंटर के आंकड़ों से पता चलता है कि 2014 के बाद 55% से अधिक भारतीय रक्षा आयात रूस से हुए हैं। ठीक है। चलिए, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने N95 प्रकार के फेस मास्क के खिलाफ चेतावनी जारी की है। क्या है भाई ये, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, N95 मास्क सुरक्षा एक, पहले हम आसान भाषा में समझाने की आपको कोशिश करते हैं। देखिए हुआ क्या है, फिगर लाते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। ये देखिए, आप फिगर देख रहे हैं, इसमें क्या हुआ है? देखिए, ये जो वॉल्व आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वॉल्व आप देखते हो कि N95 मास्क में साइड में एक वॉल्व लगा होता है, एयर वॉल्व। इससे क्या है, इन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय ने बोला है कि ये वॉल्व क्या है कि जैसे आप पॉजिटिव व्यक्ति, कोरोना पॉजिटिव है, तो आपने वो मास्क लगा लिया N95, जो कि बोला जा रहा है बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन अब नहीं है। ठीक है। तो जैसे ही आपने वो मास्क लगा लिया, तो आप जैसे अगर खांसोगे, जैसे कोई बाहर इन्वायरमेंट, आप ऐसे समझिए कि बाहर का इन्वायरमेंट है, कोई N95 मास्क लगाया है, अगर वो खांसता है तो उसके जो एक तरह से बैक्टीरिया हैं, जो जीवाणु हैं, वो उस वॉल्व के थ्रू बाहर आ रहे हैं। मतलब जो बाहर का व्यक्ति अगर खांस रहा है तो वो अंदर आने से तो रोक रहा है,
वॉल्व ये जो है आप देख रहे हैं, ये कीटाणु अंदर आने से तो रोक रहा है लेकिन बाहर जाने से नहीं रोक रहा है। तो जैसे अगर कोई पॉजिटिव व्यक्ति है और वो अगर खांसता है तो उसके जो बैक्टीरिया है वो बाहर निकल के, जीवाणु जो वायरस है कोविड के, वो बाहर आ रहा है और इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है एक तरह से इन्वायरमेंट में, ठीक है ना। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप N95 मास्क का यूज़ करना थोड़ा सा कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए मैं बोलता हूँ एक तरह से, क्योंकि ये सेफ़ नहीं है, ठीक है। देखिए N95 मास्क व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है जो कि पहनने वालों को हवाई कणों से और से चेहरे को दूषित करने वाले तरल से बचाता है, ठीक है ना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उपयोग के लिए यूज़ किए गए N95 मास्क के खिलाफ चेतावनी जारी की। इसमें वेवटेड रेस्पिरेटर जो मूल रूप से फाइबर में एम्बेडेड प्लास्टिक डिस्क है, जो मैंने वॉल बताया आपको। मंत्रालय ने कहा है कि वेलवेट रेस्पिरेटर्स वाले N95 मास्क वायरस को फैलने से नहीं रोकते और इसकी रोकथाम के लिए अपनाए गए उपायों के लिए हानिकारक हैं। मैंने क्या बोला कि वो अंदर आने से तो रोक रहा है, बाहर के जो बैक्टीरियाज हैं, लेकिन अंदर वाले, जैसे आप सपोर्ट कोविड पॉजिटिव हैं, ना हो भगवान करे, लेकिन जैसे आप कोई बंदा पॉजिटिव है तो उस जब वो खांसता है तो उसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो बाहर आ रहे हैं इस वॉल्व के थ्रू, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। भारत का स्वदेशी परमाणु संयंत्र काकरा पार बिजली उत्पादन करने में सक्षम बना है। क्या है भाई ये न्यूज़, इसके बारे में भी जानते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि भारत का जो सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, सोलर प्रोडक्शन प्लांट है, वो रीवा में, MP के रीवा में हुआ। 750 मेगावाट वो ऊर्जा बनाएगा। उसी तरह से ये भी एक तरह से भारत का स्वदेशी परमाणु संयंत्र है। इसमें क्या होता है भाई, देखिए भारत में 22 परमाणु रिएक्टर हैं। अगर आप पूछे कोई आपसे तो 22 परमाणु रिएक्टर हैं। ये वाला जो है ये गुजरात में, कहाँ पे है, गुजरात में, काकरा पार। लेकिन ये पूरी तरह से भारत में तैयार किया गया प्लांट है, मतलब इसमें किसी तरह का कोई भी विदेशी जो है वो चीज़ें, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो, जैसा कि इन्होंने रिपोर्ट में बोला है कि कोई भी भारत के बाहर का इसमें प्लांट का यूज़ नहीं किया गया बनाने में। तो ये पूरी तरह से भारत में निर्मित प्लांट है और ये 700 मेगावाट की बिजली ऊर्जा पैदा करेगा। कितनी, 700 मेगावाट की ऊर्जा पैदा करेगा, ठीक है। काकरा पार परमाणु संयंत्र स्वदेश निर्मित रिएक्टर से बिजली का उत्पादन करता है और मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देने में भारत सरकार का एक प्रमुख कदम है। रिएक्टर 700 मेगावाट बिजली पैदा करता है। काकरापुर परमाणु संयंत्र 1993 में अपना व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन शुरू किया था और भारत में 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर हैं, ठीक है। चलिए भारत मालदीव की राजधानी माले में आपातकालीन चिकित्सीय सुविधा स्थापित करेगा। देखिए मालदीव के साथ भारत बहुत ज़्यादा इस समय जो है वो हेल्प कर रहा है मालदीव की, क्योंकि आप जानते हो कि ऐसे कई तरह से हम लोग, ये आप देखो तो ये एक तरह से पॉलिटिकली अच्छा तरीके से भारत हैंडल करने की कोशिश कर रहा है मालदीव को, और बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। और जैसे पुराने समय से मालदीव की हम लोग बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। हमने आपके प्रीवियस वीडियो में बताया कि हमने 4-5 ऑपरेशन कर चुके हैं मालदीव के साथ। तो इसमें क्या होगा कि भाई आपातकालीन चिकित्सा सेवा समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। आपातकालीन चिकित्सीय सेवा भारत सरकार द्वारा पड़ोसी देशों के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता के लिए वित्त पोषित है। इसमें देशों के बीच सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी, विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण समय के दौरान आपदा प्रतिक्रियाएँ आदि होंगी, ठीक है। चलिए जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया। ये ग्रेटा थनबर्ग जी जो है ये एक तरह से इन्होंने जलवायु के लिए बहुत ज़्यादा, क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, और ये आप बोल सकते हैं यूथ आइकन है एक तरह से। और अब इनका एक बहुत ज़्यादा, अभी कुछ महीनों पहले, आप बोल सकते हैं 1 साल पहले समथिंग, इनका एक जो वो भाषण है वो जब बहुत ज़्यादा मतलब वायरल हुआ था, और उसमें इन्होंने बोला था कि किस तरह से लोग जलवायु को डिफेक्ट कर रहे हैं, एक तरह से प्रदूषित कर रहे हैं, और इनका ये भाषण बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, ठीक है। तो अभी इनको काम करने के लिए, ये सब काम करने मानवता का गुलबेकियन पुरस्कार 2020 मिला है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये गुलबेकियन प्राइज़ 2020 किसको मिला है, तो ग्रेटा थनबर्ग जी को मिला है, ठीक है। और इसके इसके साथ एक पुरस्कार के साथ एक राशि भी दी जाती है, एक अमाउंट भी दिया जाता है। वो अमाउंट कितना है, 1 मिलियन यूरो। यूरो कहाँ की मुद्रा है ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे, ठीक है। 1 मिलियन यूरो का इस प्राइज़ के साथ साथ ये प्राइज़ मनी भी दी गई है, ठीक है।
चलिए, राजस्थान सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना जारी की है। तो आप ये एक नॉर्मल सी है, अगर आपसे पूछे कि इसमें अलग अलग कंपनियों को छूट दी जाएगी जो इन्वेस्ट करेंगी राजस्थान के अंदर, तो वन स्टॉप शॉप योजना शुरू करेगी। हालांकि राजस्थान गवर्नमेंट आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है ना, हिल डुल रही है इधर उधर, तो उसके बारे में हम बात नहीं करते क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा है एक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में अमेरिका ने ह्यूस्टन में स्थित चीनी दूतावास को बंद करने का आदेश दिया। देखिए, अब थोड़ा सा आसान भाषा में ये बड़ा टॉपिक है और मैं इसको अलग वीडियो में कवर करने वाला था, लेकिन फिर मैंने इसी में कवर कर दिया। अगर आप अलग वीडियो चाहिए तो मेरे को बता दीजिए कि मैं अलग वीडियो को कवर कर लूँगा, ठीक है ना। देखिए, आसान भाषा में समझते हैं। किसी भी देश में जाने के लिए वहाँ का वीज़ा होना चाहिए, वीज़ा या पासपोर्ट, मतलब किसी भी तरह का। अगर आपको परमिशन लेनी है किसी भी देश में जाना है तो वहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसके लिए देश कोई भी कंट्री होती है वो अलग अलग देशों में अपनी एम्बेसी लगाती है। एम्बेसी एक तरह से दूतावास बोल सकते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। एम्बेसी कहाँ होती है? किसी भी कंट्री की राजधानी, जैसे भारत में अलग अलग कंट्रीज़ की जो एम्बेसी है वो कहाँ पे होगी? दिल्ली में होगी। दिल्ली भारत की राजधानी है तो दिल्ली में होगी। और इसी तरह एम्बेसी के अलावा ब्रांच ऑफिस भी होते हैं, छोटे छोटे ब्रांच ऑफिस होते हैं जो अलग अलग स्टेट में खोले जाते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ से परमिशन लेनी होती है और दूसरे देश में जाने के लिए कि किस तरह से दूसरे देश जा पाएंगे, अगर दूसरे देश का नागरिक यहाँ आता है तो उस देश के एम्बेसी या ब्रांच ऑफिस में पता कर सकता है, कोई भी हेल्प ले सकता है, ठीक है ना। तो एक दूतावास होता है। उसी तरह अमेरिका यूएसए ने चाइना के कॉन्सुलेट यानी छोटा जो ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है, को बंद कर दिया है। इसमें आरोप लगाया कि ये ट्रेड सीक्रेट चुरा रहा था। ट्रेड सीक्रेट में क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ट्रेड सीक्रेट में सबसे ज़्यादा जो ऊपर रखा गया है, इन्होंने क्या बोला है कि ये कोरोना की जानकारी, जैसे अभी बहुत से इंस्टीट्यूट, जैसे मैंने आपको बताया ऑक्सफोर्ड और अर्जेनिका, जो कहाँ की कंपनी है, कहाँ के इंस्टीट्यूट है, ये अमेरिका के हैं और इनको बहुत ज़्यादा सफलता हासिल हो रही। भाई कोई भी है रिसर्च करेगा, उसकी मेहनत है, और आपकी उसकी मेहनत को चुरा लोगे और वैक्सीन बना लोगे तो इस तरह से ये गलत होगा ना उस देश के साथ। तो इन्होंने ये आरोप लगाया कि जो चीन का दूतावास था ह्यूस्टन में, अमेरिका में, तो ये ह्यूस्टन वाला दूतावास जो है वो जानकारी चुराने की कोशिश कर रहा था, ट्रेड सीक्रेट हमारे चुरा रहा था। और जब यहाँ जांच के लिए यूएसए के लोग गए, यानी यूएसए की पुलिस गई, तो वहाँ पे क्या हुआ कि डॉक्यूमेंट्स को आग लगा दी गई, जिससे ये आरोप और मजबूत हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं, जिसने क्या किया है, अमेरिका में ये चीनी दूतावास को बंद करने का आदेश दे दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। और इसी के बदले में कल पर मतलब 2-3 दिन की न्यूज़ है ये, और इन्होंने, चीन ने भी इसके ऊपर कार्रवाई की। चीन ने बदले की कार्रवाई के तहत अमेरिका के चेंगडू स्थित वाणिज्यिक दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है। भाई उन्होंने क्या किया? ये उन्होंने हमारा एक विकेट गिरा दिया और हमने भी उनका एक विकेट गिरा दिया तो अभी तो ये देखने लायक होगा कि वाशिंगटन डीसी में भी एक उनका मुख्यालय है, दूतावास है चीन का, वो बंद होता है। फिर वो बीजिंग में अपना जो बीजिंग उनकी कैपिटल है, वहाँ पे अमेरिका दूतावास है, तो वो उसको बंद करते हैं। तो ये वॉर देखने लायक है ना, ये इस समय को चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो यह चीज़ आपको पता लगने लायक थी, मैंने आपको पता दी। लोनार झील का गुलाबी रंग शैवाल नए बैक्टीरिया के कारण बदला था। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये बहुत वायरल हुई थी और इसको बताया जा रहा था कि ये प्रदूषण से हुई। फिर उसके बाद रिपोर्ट्स निकल के आई कि ये शैवाल या बैक्टीरिया के कारण हुआ था, और इस तरह की बहुत ज़्यादा न्यूज़ निकल के आई। लेकिन अभी क्या हुआ है, शैवाल के कारण नहीं हुई, ये एक बैक्टीरिया के कारण इस लेक का जो पानी है वो पिंक हो गया है। अभी देखिए क्या हुआ है, इसके बारे में मैं आसान भाषा में समझ आता हूँ। पहले तो देख लीजिए, ये जो आप देख रहे हो, ये परिधि कितनी है? ये 1.2 किलोमीटर की परिधि है, ठीक है। और अगर इसकी गहराई देखें तो ये 500 फीट गहरी है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र के बुंधाना में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र बुंधाना में। बुंधाना जगह है एक, वहाँ पे है, ठीक है। चलिए, लोगों का मानना है कि ये एक एस्ट्रॉइड के ज़मीन पर गिरकर बने गड्ढे से बनी हुई झील है, और बहुत से लोगों का मानना है कि ये प्राकृतिक है, नेचुरल है, ठीक है। चलिए, तो शुरू में जब ये चर्चा में आया तब ये कहा गया कि यह एक एल्गी यानी शैवाल के कारण रंग बदला है। लेकिन अभी ये रिसर्च हुई है और ये पता चला है कि यहाँ पे एक बैक्टीरिया पाया गया है, जिस बैक्टीरिया के कारण इस पानी का रंग जो है वो आपको पिंक देखने को मिल रहा है। अब बैक्टीरिया का नाम क्या है? हेलो एरियस, हेलो एर्चिया, हेलो एर्चिया, ये बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। और यह बैक्टीरिया कम समय के लिए होता है, ऐसा इन्होंने रिसर्च में बोला गया है कि ये कम समय के लिए होता है, और ये बहुत जल्दी मतलब पानी से हट जाएगा और पानी का
रंग जो है वो फिर से वाइट हो जाएगा, मतलब जैसे पानी का रंग होता है उस तरह से होता है, ठीक है। और ये रिसर्च किसने की थी, तो ये NERI यानी नेशनल एनवायरनमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में है, जो उन्होंने मिलके, मतलब दो इंस्टीट्यूट ने मिलके करी थी इन्होंने, और आग्रकर आग्रकर इंस्टीट्यूट जो पुणे में है, इन दोनों ने मिलके रिसर्च करी और इससे ये जो परिणाम है वो निकल के आया है, ठीक है। चलिए, रेलवे सुरक्षा बल के निदेशक अरुण कुमार को अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये अरुण कुमार जी हैं, इनको रेलवे सुरक्षा बल के निदेशक थे और इनको अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। अरुण कुमार को अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महासभा के अंतर्राष्ट्रीय संघ में निर्णय लिया गया है, ठीक है ना। अरुण कुमार रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के महानिदेशक हैं, मतलब RPF के ये महानिदेशक हैं, ठीक है। डायरेक्टर जनरल एक तरह से आप बोल सकते हैं ये हैं इस टाइम पे। और अभी इनको क्या किया गया है, इनको अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। इनके बाद रेलवे का अंतर्राष्ट्रीय संघ जिन्होंने ये निर्णय लिया है, ये मुख्यालय इनका पेरिस में है। स्थापना 1922 में हुई थी और ये 51 देशों के मिलने से ये बनता है, ये समूह जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महासभा, ठीक है। चलिए, फेम पे ने भारत का पहला नंबरलेस भुगतान कार्ड लॉन्च किया है। क्या है भाई, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी है, ठीक है। और फेम पे किशोरों के लिए भारत का पहला बैंक है, यानी ये युवाओं के लिए एक भारत का पहला बैंक है। इसमें इसने IDFC फर्स्ट बैंक के साथ साझेदारी की है, मतलब पार्टनरशिप की है IDFC बैंक के साथ। और ये नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया गया है, मतलब इसमें नंबर्स नहीं होंगे और माता पिता के हस्तक्षेप के बिना किशोर स्वतंत्र रूप से कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। एक तरह से ऐसी न्यूज़ नहीं थी, कुछ खास न्यूज़ नहीं थी, लेकिन कवर कर दिया मैंने, ठीक है ना। प्रवासी रियों के लिए भारतीय अभिनेता सोनू सूद प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। देखिए, आपको पता होगा हाल में कुछ दिनों में जब प्रवासी मजदूर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, तब सोनू सूद ने निकल के आए थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी लोगों की, और उन्हें लोगों को घर घर पहुंचाया था। जो भी उनसे पॉसिबल हो पाया उन्होंने लोगों को घर दिलवाए, मतलब रहने के लिए। उन्होंने अभी एक न्यूज़ निकाल के आई थी जिसमें एक महिला थी जो अपने 7-8 दिन से अपने घर से, मतलब सड़कों पर रह रही थी और उनको किराएदार ने निकाल दी, मतलब मकान मालिक ने निकाल दिया था। तो सोनू सूद ने एक ट्वीट किया था कि ज़्यादा से मतलब कोई अगर हेल्प कर सकता है तो हेल्प करिए, नहीं तो फिर वो करते। लेकिन उनको फिर एक समाज सेवक थे, उन्होंने उन जो फैमिली थी उसको अपने घर पर रखा और उनको फूड भी प्रोवाइड करवाया और उन्होंने बोला कि जब तक ये लोग यहाँ रह सकते हैं इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई थी लॉकडाउन के अंदर, जो सोनू सूद उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे और इन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया था, है ना। तो हम लोग थैंक यू एक तरह से बोल सकते हैं सोनू सूद जी को, ठीक है। चलिए, तो इन्होंने क्या किया, प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च की। तो इनका मोटिव ये है कि भाई हमने पहुंचा तो दिया घर तक, है ना, रोज मजदूरों को, लेकिन अभी वो काम कैसे करेंगे, वो अपनी चीज़ों को कैसे चलाएंगे, अपने खर्चे कैसे चलाएंगे। तो उनके लिए रोजगार ऐप लॉन्च हो रहा है। आवेदन नौकरियों को खोजने, विशिष्ट नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा। मतलब जो प्लेटफॉर्म होगा इसमें स्किल्स को डेवलप कराया जाएगा और अलग अलग जो कंपनियां हैं उन नौकरी दे रही हैं, अगर वो स्किल्स जो लेबर्स हैं, स्किल लेबर्स हैं, उनको नौकरियां प्रोवाइड की जाएंगी और जो अनस्किल्ड है उनको भी नौकरियां मिलेंगी कहीं ना कहीं, ठीक है ना। अभिनेता तालाबंदी के दौरान प्रवासी श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने में मदद कर रहे थे, ये सबको पता है, ठीक है। चलिए, दिल्ली सरकार ने डोर स्टेप राशन डिलीवरी के लिए योजना शुरू की है। क्या है भाई योजना, देखिए दिल्ली गवर्नमेंट ने कोरोना के चलते जो है वो ये योजना शुरू करी है। दिल्ली मंत्रिमंडल के लाभार्थियों के घरों तक सीधे राशन पहुंचाने के लिए मुख्य घर घर राशन योजना को मंजूरी दी गई। ये योजना और केंद्र की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना उसी दिन दिल्ली में लागू की जाएगी, ठीक है। तो लोगों को घर पे ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इस तरह की ये जो गतिविधि है की गई। गृह मंत्रालय ने खनन वाले क्षेत्रों में पेड़ पौधे लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। वृक्षारोपण एक पौधा एक संकल्प, ये कब हुआ था, ये शायद मे बी 25 या 24 जुलाई के आसपास हुआ था, ठीक है। चलिए, और इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। गृह मंत्री अमित शाह ने वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। इस योजना में खनन क्षेत्रों में पेड़ पौधे लगाकर हरित स्थान बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। अभियान 38 जिलों में 130 स्थानों पर केंद्रित है। देखिए, इस तरह से आप समझ लीजिए। देखिए, जो माइनिंग सेक्टर्स होते हैं, माइनिंग की जगहें होती हैं, जो खनन जहाँ से कोयला वगैरह निकलता है और भी कई चीज़ें जो खनन के अंदर आती हैं, जैसे मिनरल्स ओर्स वगैरह होते हैं, है ना। तो उसमें क्या हुआ कि जहाँ पे जैसे कोई भी खदान हुई वहाँ पे अगर कोयला वगैरह है, कोई भी चीज़ निकाली गई है, तो अगर जैसे कोई भी जगह होती है वहाँ पे सब चीज़ें निकलना बंद हो जाती है, तो उसको एक तरह से बंद कर दिया जाता है खदान को। तो वहाँ उस एरिया में, बंद एरिया में ये पेड़ पौधे ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। मतलब ये अभियान शुरू किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ की मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाएँ, क्योंकि ये मिट्टी जो है वो
मृदा अपरदन को एक तरह से रोकती है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है एनवायरनमेंट के लिए पेड़ पौधे लगाना। तो ये इनिशिएटिव लिया गया है और अभी मैं जिस एरिया में हूँ वहाँ पे भी ये सारे काम किए गए हैं और ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। कोई भी इनिशिएटिव आता है तो उसके अंदर बहुत वो इनिशिएटिव आता है तो अच्छी चीज़ों के लिए आता है, हालांकि आप उसको सही से करने के बाद उसकी केयर भी करनी पड़ती है इन सब चीज़ों की। तो ये पॉसिबल अगर एक तरह से हो जाए, इन सब चीज़ों के अंदर भी फोकस करने लगे तो ये बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा और अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। चीन अपने बहुप्रतीक्षित ताइवान फर्स्ट मंगल मिशन को तियानवेन फर्स्ट मंगल मिशन को लॉन्च करेगा। लॉन्च किया है। क्या है भाई, इसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत बताया कि अमेरिका और चीन इस तरह के जो है वो मंगल मिशन भेज रहे हैं। अब तक वर्ल्ड में केवल 4 देश मंगल में अपना मिशन भेज पाए हैं। उनमें कौन कौन से? रशिया है, यूएसए है, इंडिया है और यूएन है, सॉरी यूरोपियन यूनियन ईयू है। ठीक है, इन लोगों ने मंगल मिशन पे अपना मंगल पे अपना मिशन भेजा है। ठीक है, और ये जो है चीन ने तियानवेन फर्स्ट भेजा है। ये किस रॉकेट में भेजा जाएगा? लॉन्ग मार्च बी। आपसे पूछ सकता है कि ये जैसे हमारे यहाँ PSLV में मिशन भेजे जाते हैं, उनके यहाँ लॉन्ग मार्च बी। ठीक है, इस पर मिशन भेजा गया है। इनका ये पहला मंगल मिशन है जो हो सकता है सक्सेसफुली लॉन्च हो जाए, हो सकता है फेल हो जाए। इन्होंने पहला जो मंगल मिशन जो फेल हो गया था वो 2012 में भेजा था। ये फेल हो गया था, रशिया के द्वारा भेजा गया था। ठीक है ना, इन्होंने चीन वालों ने, ये फेल हो गया था। ठीक है ना, हमारे द्वारा जो भेजा गया मिशन मंगल था उसमें क्या था, ये लोग एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे द्वारा जो मिशन मंगल भेजा गया था उसमें क्या था कि एक ऑर्बिटर गया था और वो मंगल के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है आज भी। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जो मंगल मिशन भेजा है, ये मंगल मिशन हमारे चंद्रयान 2 की तरह था, जो हमारा चंद्रयान 2 फेल हो गया अनफॉर्चुनेटली। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा कि एक लैंडर और रोवर भी होगा। तो लैंडर लैंड करेगा और रोवर उससे निकल के आएगा और मंगल पर उतर कर रिसर्च करेगा। तो ये इस तरह का मिशन है कुछ इनका। ठीक है, चलिए, तो अमेरिका भी अपना एक मिशन भेज रहा है, मिशन परसीवरेंस। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। देखिए, इन सब चीज़ों के नोट्स बनाते चलिएगा, ये आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा अच्छे एक तरह से अच्छा यूसेज आएगा और ये आपको देखने को मिलेगा बहुत अच्छा यूज़। तो देखिए, अमेरिका भी अपना मिशन परसीवरेंस भेज रहा है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें ये एक कदम आगे बढ़कर काम कर रहा है। ये क्या करेगा? देखिए, इनका मिशन जो है वो लैंड करेगा और रोवर निकल के रिसर्च करेगा। लेकिन अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका का जो लैंडर लैंड करेगा उसके बाद रोवर जो निकलेगा, उस रोवर तो भाई सब जगह घूम घूम के करेगा, लेकिन रोवर से एक ड्रोन निकलेगा और ड्रोन उड़ के मतलब आसपास उड़ के भी देखेगा कि मंगल की क्या स्थिति है। और पानी, ये लोग मेन जो इनका वो है उद्देश्य है, वहाँ पे पानी की खोज करना है और वहाँ पे क्या हो सकता है, पृथ्वी की तरह ही दूसरा ग्रह है कि नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के अंदर इनकी रिसर्च है। ठीक है, चलिए, भारत और इजराइल संयुक्त ने कोविड-19 परीक्षण किट विकसित करने के लिए साथ आए हैं। इजराइल और भारत अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेगा और इजराइल कोरोना किट भारत को देगा। ऐसी किट है जो कोरोना टेस्ट को 30 सेकेंड में डिटेक्ट कर लेगी। भाई, ये बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है। 30 सेकंड में बता देगी कि पर्सन को कोरोना है या नहीं। कैसे बताएगी? ये वॉइस सैम्पलिंग करेगी। ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। क्या करेगी? ये वॉइस सैम्पलिंग करेगी। वॉइस जैसे आप बोलते हो ना, तो आप जैसे आप बोलोगे तो ये बता देगा कि आपके बोलने से ही, आपके लहज़ों से ही ये वॉइस सैम्पलिंग का टेक्निक का यूज़ करेगा और बता देगा आपको कि आपको कोरोना है या नहीं। ठीक है, तो ये एक अच्छा वो है, इनिशिएटिव है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। कर्नाटक राज्य ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन शुरू किया है। क्या है भाई ये डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन? देखिए, इसमें क्या होगा, 49% हिस्सेदारी किसी भी सेक्टर में होगा, अगर काम होगा तो 49% हिस्सेदारी गवर्नमेंट की हो रही है। 51%, अभी तक क्या होता है, 51% गवर्नमेंट हिस्सेदारी लेती थी और बाकी की जो परसेंटेज बचती थी, या 60% गवर्नमेंट लेती थी या 40% जो प्राइवेट सेक्टर को देती थी। तो अभी क्या हुआ, ये कर्नाटक गवर्नमेंट 49% हिस्सेदारी लेगी और कंपनीज जो प्राइवेट कंपनीज है वो 51% हिस्सेदारी लेंगी, किसी भी प्राइवेट कंपनीज की होगी, जो मिलकर एक इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगी। कोई भी कार्य भविष्य में जब होगा जो राज्य हित में हो तो 51% प्राइवेट कंपनी उसे लीड करेगी। मतलब प्राइवेट कंपनी जो है वो अच्छे तरीके से लीड करेगी और उसमें पक्षधर होगी, मतलब अपना पक्ष रख सकेगी और सरकार का जो ओपिनियन है वो सेकंड पोजीशन पे होगा। ये पहली बार किया जा रहा है। इससे क्या होगा, इन्होंने बोला है कि इससे बहुत अच्छे से काम हो सकेगा, जिससे राज्य जो है वो डेवलप कर सकेगा। तो हालांकि ये अच्छा प्रावधान है, हो सकता है शुरू हो। और ये प्रावधान मिशन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के प्रावधान के तहत शुरू किया जा रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट न्यूज़ देख लीजिए, तुर्कमेनिस्तान विश्व व्यापार संगठन में ऑब्जर्वर स्थित वाला 25वां देश बना है। कौन? तुर्कमेनिस्तान। किसके अंदर? WTO के अंदर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्या है भाई, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तुर्कमेनिस्तान 25वां ऐसा देश है जिसने विश्व व्यापार संगठन WTO में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है, जो देश को जिनेवा, स्विट्जरलैंड और WTO मुख्यालय में स्थायी निवास स्थापित करने में सक्षम बनाता है। विश्व व्यापार संगठन की सामान्य परिस्थिति में 5वें आगामी सत्र के दौरान यह पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया, जो विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय से लिया गया था। इसके सदस्य राज्यों के लिए प्रतिनिधियों का भाग किया, मतलब तुर्कमेनिस्तान को भी अब WTO के अंदर एक अच्छी पोजीशन हासिल हो गई है। ठीक है, तो ये था आज का वीकली करंट अफेयर्स का एनालिसिस। अगर कोई भी चीज़ आपको लगी हो कि इसमें डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे से। अगर अगर मैंने कोई गलती कर दी हो तो आप उसको सुधार भी कर सकते हो कमेंट सेक्शन में बोल के, ठीक है, कि ये गलती मैंने की है, मैं उसको सही करने की और आगे से अच्छी अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। हमारा जो कारगिल विजय दिवस के ऊपर वीडियो है वो पूरी एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, उसको हमने एनिमेटेड फॉर्म में, हालांकि इतना एनिमेशन उसमें यूज़ नहीं किया गया, कुछ भी आप बोल सकते हो 1% एनिमेशन यूज़ नहीं है, लेकिन कुछ हमने किया है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो आप उसको जाके देखिएगा। और भी अगर आप हिस्ट्री का मॉक टेस्ट अभी तक नहीं दिए तो मॉक टेस्ट भी पढ़ा है, जाके वो भी लिंक मैं अगर हो पाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप जाके विज़िट कर लीजिएगा। और चलिए देख लेते हैं अब जो आज का इम्पॉर्टेंट है। क्या है इम्पॉर्टेंट भाई? राज्य देख लीजिए। राजस्थान को मैंने इसलिए कवर किया है क्योंकि इस समय यहाँ पे बहुत इश्यू चल रहा है। ठीक है, तो देखिए राजस्थान, राजधानी जयपुर, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा सीटें 10, विधानसभा सीटें 200, राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का, रेगिस्तान, केवला देव, घाना, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, तो ये राजस्थान के बारे में कुछ विशेष बातें थी। और 26 जुलाई आज कारगिल विजय दिवस है, और आप जाके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और ये PDF आपको पानी है तो वीडियो जो है वो, सॉरी, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके टेलीग्राम विजिट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो ये वीडियो ही मिल जाएगी वहाँ, हालांकि यूट्यूब में भी है, वीडियो यूट्यूब पे ही जाएगी, है ना, उसको मैं शेयर कर दूँगा, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, और आपको ये PDF भी टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो आप दोनों चीज़ें वहाँ टेलीग्राम से जाके देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जल्दी ही हम मॉक टेस्ट हिस्ट्री का सेकेंड पार्ट लाने वाले हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के और भी पार्ट आएंगे। ठीक है, तो वो सब देखने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए आपका थैंक यू सो मच।